आप सभी का ओके बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कक्षा 10 की विज्ञान और कक्षा 11-12 की बायोलॉजी एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की बायोलॉजी पढ़ने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अपनी कक्षा 10 विज्ञान का जो 9 नंबर का चैप्टर है प्रकाश, उसका अगला वीडियो जिसको अपन पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। तो यहाँ से अपने वीडियो स्टार्ट करेंगे गोले दर्पण को लेते हुए। तो इससे पहले हमने एक दर्पण पढ़ा था कि दर्पण अपन किस तरह से बनाते हैं। तो जब कोई कांच की पट्टिका होती है तो उसके एक तरफ हम चांदी या एल्यूमिनियम की जब पॉलिश कर दें तो वो कांच की पट्टिका दर्प या कोई पारदर्शी वस्तु है वो दर्पण बन जाती है। दर्पण दो तरह के पढ़े थे हमने, गोली ये समतल दर्पण और गोली दर्पण। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने समतल दर्पण पढ़ा था कि जिसकी सतह समतल होती है, परावर्तक सतह समतल होती है, वो समतल दर्पण कहलाता है। तो उसके जो उदाहरण है, हम जो चेहरा देखते हैं तो वो दर्पण है वो समतल दर्पण होता है। तो उसके प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है ये भी हमने पढ़ा था कि प्रतिबिंब आभासी होते हैं। और जी दर्पण में जैसे अपन चेहरा देख रहे होते हैं तो जहाँ पर दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है, जहाँ पर हम खड़े होते हैं उतनी ही दूरी पर वो प्रतिबिंब बनता है। अर्थात जितनी जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा उतनी दूरी पर वस्तु होगी। और एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि समतल दर्पण के बने प्रतिबिंब में दायां भाग बाईं तरफ दिखता है और बायां भाग दाईं तरफ दिखता है, जिसको अपने पार्श्व परिवर्तन कहा था। आज हम जो दूसरे टाइप के दर्पण होते हैं उसको पढ़ेंगे जिसका नाम है गोलीय दर्पण। तो देखो, गोलीय दर्पण नाम से स्पष्ट है, गोलीय होते हैं यानी इनकी जो सतह होती है वो गोलीय होती है या वक्र होती है। तो ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह का मतलब हो गया जिससे प्रकाश की किरणें हैं वो आएगी टकराकर परावर्तित होकर चली जाएगी, तो वो सतह परावर्तक सतह होती है। तो जिनकी परावर्तक सतह गोलीय हो, गोलीय ये यहाँ पर हम कह सकते हैं वक्र हो, तो ऐसे दर्पण क्या कहलाएंगे? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। देखो, तो जिनकी परावर्तक सतह समतल होती है तो उनको समतल दर्पण कह दिया हमने। और अगर ये परावर्तक सतह गोलीय है तो उनको हम गोलीय दर्पण कह देते हैं, या वक्र होती है तो उनको हम गोलीय दर्पण कह देंगे। ये गोलीय दर्पण होते हैं कि परावर्तक पृष्ठ या सतह किसी खोखले गोले का भाग माना जाता है। मान लीजिए खोखला गोला इस तरह से, इस खोखले गोले को अपन इस तरह से दो भागों में डिवाइड करें तो ये जो संरचनाएं, दो अपन को संरचनाएं प्राप्त हुई इस तरह की, तो अगर एक के तो हम अंदर की तरफ पॉलिश कर दें दर्पण बनाने के लिए, एक पारदर्शी कांच का खोखला गोला है तो एक तो इस तरह का दर्पण बनेगा। और अगर हम एक के उभरी हुई जगह जो बाहर की सतह है उस पर पॉलिश कर दें तो दो तरह के अपन दर्पण बना सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि गोलीय दर्पण जो होते हैं वो खोखले गोले का एक भाग माना जाता है। तो ये खोखला गोला है गेंद की तरह, बिल्कुल गोल खोखला गोला, उसके भाग अपन मानते हैं गोलीय दर्पण को। अब जैसे इसको समझाने के लिए अपने पास कुछ नहीं है लेकिन एक दीपक है, उसके द्वारा अपन समझते हैं। देखो ये है, तो इसमें एक दीपक वो ले लेते हैं तो इस तरह से खोखला गोला बनता है, एक पारदर्शी खोखला गोला। तो अपने एक समझाने के तौर पर इसको ले रहे हैं। तो मान लीजिए उसका हमने उसको काट लिया, एक भाग बना लिया उसका, ये एक भाग हो गया। जैसे ये हमने इसको डिवाइड किया है और ये इसका एक भाग हो गया। अब अगर हम इसकी जो अंदर वाली सतह पर पॉलिश कर दें, जो ये अंदर वाली आपको दिख रही है, इस अंदर वाली सतह पर पॉलिश कर दें तो इधर तो हमने पॉलिश कर दी, इसका मतलब है जो परावर्तक सतह वो कौन सी होगी? ये बाहर वाली होगी जो उभरी हुई है। तो हम जब प्रकाश आएगा तो इसी सतह पर आकर गिरेगा। इस सतह का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने पॉलिश कर दी है, तो इस सतह पर गिरेगा। तो ये जो दर्पण बनेगा जिसकी परावर्तक सतह गोली हो, ये होगी आपकी उभरी हुई या बाहर वाली सतह जो इसका परावर्तक सतह का काम करेगी। तो उसको तो हम कह देंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। यदि हम इधर की तरफ पॉलिश कर दें, इसके बाहर की तरफ पॉलिश कर दें, तो अब इसकी जो परावर्तक सतह होती है वो अंदर वाली होगी, इधर प्रकाश पड़ेगा। तो ये जो अंदर वाली धसी हुई सतह है, इसमें जब प्रकाश पड़ेगा तो ये प्रकाश है वो एक जगह आकर इकट्ठा होगा हर बिंदु पे। तो ऐसे दर्पण आप देख रहे हो कि गाड़ी के हेडलाइट में होते हैं या हमारी जो टॉर्च होती है उस टॉर्च के अंदर भी पाए जाते हैं। तो इस तरह के दर्पण प्रकाश की किरणों को, जब प्रकाश की किरणें इसके अंदर आकर टकराती है परावर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर मिल जाती है और वो प्रकाश दूर तक एक बीम के रूप में जाता है।
जबकि हमने जब अंदर की तरफ पॉलिश कर दी थी तो हमने ये दर्पण बनाया था, उत्तल दर्पण। तो ये यहाँ पर जब प्रकाश गिरता है तो वो प्रकाश परावर्तन के पश्चात इकट्ठा नहीं होता है, वो फैल जाता है। तो ये जो दर्पण हैगा, तो अपन दो तरह के दर्पण पढ़ेंगे। देखो, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का मतलब हो गया ऐसे गोलीय दर्पण जिनकी अंदर की तरफ धसी सतह पर परावर्तक पॉलिश कर दें। देखो, अंदर की तरफ ये जो आपको दिख रही है, अंदर की तरफ अपन पॉलिश कर दें तो उभरी हुई सतह परावर्तक सतह का या पृष्ठ का कार्य करे। उभरी हुई का मतलब हो गया जो बाहरी सतह है, बाहरी सतह या उभरी हुई सतह परावर्तक सतह का कार्य करे तो ऐसे दर्पण क्या कहलाएंगे? उत्तल दर्पण कहलाएंगे। देखो, ये दर्पण प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद प्रसारित करते हैं अर्थात फैला देते हैं। तो ये जो अपने एक गोले का भाग लिया है, इसके हम अंदर धसी हुई जो भाग है उस पर पॉलिश कर देंगे इसके अंदर की तरफ। तो ये इसका जो बाहर वाला हिस्सा है उभरा हुआ, इस पर प्रकाश गिरेगा तो वो प्रकाश है वो फैल जाएगा अर्थात ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करेगा। तो ये जो दर्पण बन गया जो इसने हमने अंदर की तरफ पॉलिश कर दी है, ये बन गया उत्तल दर्पण। तो ये उत्तल दर्पण है, ये प्रकाश की किरणों को फैलाएगा। तो हम इसको देखो इस तरह से इसका चित्र बना सकते हैं कि हमने इसके अंदर धसी हुई भाग पर पॉलिश कर दी है, ये पॉलिश कर दी हमने अंदर की तरफ। और अभी जब प्रकाश की किरणें आएगी तो ये परावर्तन के बाद ये फैल जाएगी इस तरह से, ये प्रकाश की किरणें आएगी और फैल जाएगी। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? ये उत्तल दर्पण हो गया। तो अंदर धसी हुई जगह पर हमने पॉलिश कर दी और ये जो बाहर वाली इसकी सतह है, उभरी हुई सतह, ये परावर्तक सतह का काम करेगी। तो इसको आप याद रख सकते हो, जैसे उत्तल से उभरी हुई सतह इसकी परावर्तक सतह का कार्य करेगी तो वो उत्तल दर्पण होगा। उभरी हुई सतह, उसे आप इस तरह से याद करना, उसे उभरी हुई सतह है तो वो उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा। अब दूसरा दर्पण देख लेते हैं। देखो, अब इसका ठीक उल्टा बना लेते हैं अपन। ऐसे गोले दर्पण जिनकी उभरी हुई सतह पर परावर्तक पॉलिश कर दें, उभरी सतह पर परावर्तक पॉलिश कर रहे हैं तो अंदर वाली सतह परावर्तक सतह का कार्य करती है। ऐसे दर्पण अवतल दर्पण कहते हैं और ये दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्र करता है। अब देखिए, अपन इसकी उभरी हुई सतह जो होती है इस पर पॉलिश कर देते हैं पूरी पर इस पर। तो ये जो सतह बच गई ये अंदर वाली, ये अब बच गई इसकी परावर्तक सतह। तो जब प्रकाश की किरण आएगी तो इससे टकरा कर एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाएगी, तो इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। तो अंदर वाली दशा अब परावर्तक सतह का कार्य कर रही है। तो इसको हम याद रखिएगा, आप ऐसे याद कर सकते हो, अंदर वाली सतह परावर्तक सतह का कार्य करेगी। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। जैसे इस तरह का हमने इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देनी है और अब जब प्रकाश की किरणें आएगी तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर आकर मिलेगी। परावर्तन होगा तो एक बिंदु पर आकर मिल जाएगी इस तरह से। तो ये इस पॉइंट पर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मिल गई है और इसमें परावर्तन के पश्चात ये किरणें फैल रही है, इसमें परावर्तन के पश्चात ये किरणें एक जगह एक पॉइंट पर मिल रही है। तो इसको अपन अवतल दर्पण कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात फैला देता है, अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। अब ये तो दो दर्पण हो गए। अब देखते हैं इन दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं देखेंगे और इससे जो कि आपकी किताब में दे रखी हैं। देखो, इसका अपन एक पार्ट और ले लेते हैं, इसका एक और भाग ले लेते हैं। तो ये गोलीय भाग हो गया। इस गोलीय भाग का जो केंद्र बिंदु होता है, एक तो वो है केंद्र से, फिर इसकी जो दूरी वो सब देखेंगे। देखो, तो पहले इसका परिभाषा देखते हैं अपन, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता केंद्र को अपन लिखते हैं सी से और वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं कैपिटल आर से। इसको कैपिटल सी से, इसको कैपिटल आर से। तो देखिए, गोलीय दर्पण को एक खोखले गोले का भाग माना जाता है। ये खोखला गोला हो गया। अब इसके अपन इस तरह से भाग बना के दो दर्पण बना लेते हैं। तो ये जो खोखले गोले का भाग है, इसका जो केंद्र बिंदु है, ये इस केंद्र बिंदु को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। जैसे इसका जो केंद्र बिंदु होगा बीच में एक और होगा इसका पार्ट, इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा वक्रता केंद्र। और इस वक्रता केंद्र, इस जो ये गोला है, ये तो इसका बीच का पॉइंट तो हमने कह दिया,
बिल्कुल वक्रता केंद्र हो गया यार। इसकी जो त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या। तो वो अजीब है कि गोले दर्पण को हम खोखले गोले का एक भाग माना जाता है। इस खोखले गोले का बीच का बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है और इस खोखले गोले की जो त्रिज्या होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इस तरह से। तो ये खोखले गोले का केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे और इस गोले की त्रिज्या को अपन वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये वक्रता त्रिज्या आ गई है। अब देखिए हमने इस तरह से ये एक दर्पण बना लिया, जैसे ये एक दर्पण है। इस दर्पण की अब लेते हैं अपन ध्रुव। क्या होता है ध्रुव? तो देखो ये जैसे मान लीजिए हमने इसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दी तो हमने उत्तल दर्पण बना लिया। ये उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह यहाँ से शुरू हो रही है और इस तरह से चलते चलते यहाँ तक कंप्लीट हो रही है। तो इसका जो इस पूरी परावर्तक सतह का बीच का पॉइंट ये कहलाएगा ध्रुव। तो ध्रुव है जिसको अपन पोल या पी से भी इसको लिखते हैं। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह, अब चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, कोई सा भी हो, उसकी जो परावर्तक सतह होगी उसका मध्य बिंदु, बीच का बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। जैसे दर्पण का ध्रुव कौन सा होगा? जैसे ये मान लीजिए ये दोनों दर्पण हैं, तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी परावर्तक सतह, तो इसका बिल्कुल बीच का बिंदु, ये जो बीच के बिंदु होते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बीच का बिंदु है उसका दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो यही है परावर्तक सतह का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ठीक है, परावर्तक सतह की तरफ होगा, पोलिस की तरफ नहीं होगा, परावर्तक सतह की ओर होगा और ये इसका परावर्तक सतह का बीच का बिंदु होगा। अब देख लेते हैं, देखो तीसरी मुख्य अक्ष क्या होती है। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? ये जो अभी हमने पढ़ा कि एक दर्पण का ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सीधी रेखा खींच दें इस तरह से, एक काल्पनिक रेखा। इस रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। इस ध्रुव को, ये जो ध्रुव है इसका पूरे परावर्तक सतह का बीच का बिंदु ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र, इन दोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा को अपन मुख्य अक्ष कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आता है फोकस और फोकस दूरी। तो देखिए फोकस दूरी को समझने के लिए अपने दोनों दर्पण बनाते हैं। ये जैसे ये दर्पण बना लिया हमने, इधर इसके पॉलिश कर दी ऊपरी सतह पर। एक दर्पण हमने ऐसे बना लिया, एक दर्पण हमने ऐसे इस तरह से बना लिया, इसकी पॉलिश कर दी हमने अंदर वाली सतह पर। तो ये दर्पण तो कौन सा हो गया? जिसके अंदर वाली सतह परावर्तक सतह का कार्य करेगी। ये तो हमने बना लिया अवतल दर्पण, और ये हमने बना लिया उत्तल दर्पण। दोनों दर्पण बना लिए। अब इसका जो इस दर्पण की यहाँ से लेकर यहाँ तक ये परावर्तक सतह है, इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। इसका अपने खोखला गोला मानते हैं, इसको खोखले गोले का भाग मान रहे हैं, इसको भी हमें खोखले गोले का भाग मान रहे हैं। इस खोखले गोले का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। इसका केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको मिलाने वाली सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव को मिलाने वाली और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कह रहे हैं। अब जैसे अपन कोई वस्तु रखते हैं, जैसे मान लीजिए ये वस्तु रखी, ये हमने कोई वस्तु रख दी। अब इस वस्तु से कोई प्रकाश की किरणें चलेगी और ये जो अवतल दर्पण है एक जगह बिंदु पर इकट्ठा करेगा। तो ये प्रकाश की किरणें हैं, जिस बिंदु पर ये किरणें मिलती है, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर ये किरणें मिलती है उसको मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। तो देखो जब प्रकाश की किरणें गोले दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद किरणें मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, जैसे ये मिल गई यहाँ पर आई और ये मिल गई यहाँ पर, इस तरह से, ये इस तरह से या एक जैसे ये अनंत से आ रही है, मान लीजिए इस तरह से एक प्रकाश की किरण इधर से आई और वो परावर्तन होने के पश्चात इस बिंदु पर मिल गई। तो ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो इस बिंदु को हम कह देंगे कैपिटल एफ, यानी मुख्य फोकस। जहाँ पर परावर्तन के पश्चात ये किरणें मिल रही है तो उसको अपन कहेंगे मुख्य फोकस या फोकस, कैपिटल एफ से इसको लिखेंगे। इसी तरह से ये जो दर्पण है ये उत्तल दर्पण है, तो इधर तो हमने पॉलिश कर दी, इधर वस्तु रखेंगे नहीं, तो हम प्रकाश किरणें इधर से आएंगी। तो ये प्रकाश किरणें क्या होती है? टकराने के पश्चात हम जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण है वो प्रकाश किरणों को फैला देता है। ऐसे ये प्रकाश किरणें फैल गई है,
परावर्तन के पश्चात अगर हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जैसे इस बिंदु से ये आती हुई प्रतीत हो रही है, पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये इस बिंदु, ऐसा लग रहा है कि ये इस बिंदु से आ रही है। इस बिंदु को भी अपन क्या कहते हैं, फोकस कहेंगे। तो देखो ये दोनों परिभाषा है, दोनों दर्पण के संबंधित, कि जब प्रकाश की किरणें गोले दर्पण पर आपतित होती है, आपतित का मतलब है गिरती है, दर्पण पर गिर रही है, तो परावर्तन के बाद किरणें मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष पर मिल रही है, ये भी मिल रही है, ये वास्तव में नहीं मिल रही है। तो मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, जैसे इसमें अवतल दर्पण में मिल रही है, या जिस बिंदु से किरणें आती हुई प्रतीत होती है, देखिए उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत हो रही है, तो उसे हम फोकस कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, फोकस। अब ये जो फोकस होगा, ये मतलब जहाँ पर किरणें बनेगी वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो फोकस होगा और ये जो ध्रुव होगा, इनके बीच की दूरी ले लेंगे अब हम। तो जो ये बीच की दूरी होगी, यानी इस ध्रुव और जहाँ पर दोनों किरणें मिली उसको मुख्य फोकस कर रहे हैं, उसके बीच की दूरी माप लेंगे, तो उसको हम कहेंगे फोकस दूरी। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी, जिसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं अपन, स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर रहे हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, जहाँ पर दोनों किरणें मिल रही है, या आती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस ध्रुव से लेकर हम उस मुख्य फोकस के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, तो उसको हम फोकस दूरी स्मॉल एफ कहते हैं। अब देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर ये वक्रता केंद्र था, ये वक्रता केंद्र, और ये जो खोखला गोला का मध्य भाग वक्रता केंद्र है, इस खोखले गोले की त्रिज्या है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ये मुख्य फोकस है। तो देखो ये वक्रता त्रिज्या यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये और ये यहाँ पर इतनी सी दूरी, ये इसका फोकस दूरी हो गई। तो अपन एक देखें नॉर्मल, अपन को ये दिख रहा है कि जो ये वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी से दुगनी दिख रही है अपन को। तो ये एक संबंध होता है दर्पण से संबंधित, वो और देखेंगे। देखो अपन कि वक्रता जो त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी से दुगनी होती है, ये ध्यान रखिएगा। वक्रता जो त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी से दुगनी होती है। जैसे ये है, ये वक्रता त्रिज्या है, और ये यहाँ पर एफ होता है, और ये टोटल होती है वक्रता त्रिज्या आर, ये स्मॉल एफ फोकस दूरी। तो ये जो वक्रता त्रिज्या ये यहाँ तक है, तो ये या तो हम ऐसे बोल देंगे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है, या ये बोल देंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। तो ये एक संबंध होता है, देखो एक रिलेशन है कि वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर फोकस दूरी स्मॉल एफ से दुगनी होती है। या हम क्या कह देंगे इसको, कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है, ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। जैसे इसका संबंध हो गया आर बराबर 2F, 2F का मतलब हो गया ये जो आर है ये दुगनी है इससे, या हम इसको एफ स्मॉल एफ यहाँ कर लेंगे आर बटा 2, मतलब जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, देखो जैसे एक प्रश्न आ गया कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करूँ। फोकस दूरी ज्ञात करना है तो आपको ये कोई सा भी एक सूत्र याद कर लेना। जैसे एक सूत्र आपको याद रह गया आर बराबर 2F, तो यहाँ से पूछा क्या अपन को, फोकस दूरी पूछी है, तो यहाँ से आप स्मॉल एफ बराबर क्या कर लोगे, आर बटा 2। तो आर का मान हमारे 15 दे रखा है, इसको 2 से कर देंगे डिवाइड, तो 7.5 सेंटीमीटर ये हमारी क्या आ गई, ये फोकस दूरी आ गई। तो कई बार ये होता है कि फोकस दूरी आपको दे देंगे, जैसे एक प्रश्न इस तरह से आ गया कि एक दर्पण की फोकस दूरी वो 20 सेमी है, तो उसका उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। तो आप क्या लिखोगे, वक्रता त्रिज्या आर बराबर होती है 2F, तो 2 गुणा 20 बराबर 40 सेंटीमीटर, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगुनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। तो इस तरह का प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब पढ़ते हैं हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। कार्तीय चिन्ह परिपाटी, देखो ये इंपॉर्टेंट है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि हम कुछ दूरियों को, कुछ ऊंचाइयों को, कुछ लंबाइयों को हम क्या करते हैं, चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसको धनात्मक में ऋणात्मक किस तरह से ले। तो जो गोलीय दर्पण होते हैं उनमें परावर्तन का अध्ययन करने के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन किया जाता है। इस परिपाटी में दर्पण के जो ध्रुव होते हैं उसको मूल बिंदु बांधते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रश्न आ सकता है
कि कार्तीय चिन्ह पद्धति के अंदर जो परिपाटी है उसमें मूल बिंदु किसे माना जाता है, तो मूल बिंदु मानते हैं अपन ध्रुव को। और दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है उसको निर्देशांक पद्धति का अक्ष माना जाता है। ये जो अपन मुख्य अक्ष बना रहे हैं, ये मुख्य अक्ष क्या होता है, ये एक्स अक्ष की तरह काम करता है। और इसके जो ध्रुव होता है उसको अपन क्या मानते हैं, मूल बिंदु मानते हैं, मूल बिंदु। अब देखिए, इस मूल बिंदु जो ध्रुव है, इस ध्रुव से बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होती है वो सारी ऋणात्मक में आएगी, ये याद रखिएगा। ध्रुव के बाईं ओर की जो दूरियां होती है वो ऋणात्मक आएगी, और इसके जो दाईं तरफ की दूरियां होंगी वो सारी धनात्मक आएगी, यानी पॉजिटिव मिलेंगे उनको हम, और इसको ऋणात्मक मिलेंगे। तो ये तो दो तो ये याद रखना आपकी, ध्रुव से बाईं ओर तो लेंगे ऋणात्मक और दाईं ओर लेंगे हम धनात्मक। अब ये जो मुख्य अक्ष है इसको देखते हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ जो ऊंचाई है उसको, उस ऊंचाई को हम लेंगे धनात्मक ऊंचाई, जैसे बिंब की ऊंचाई धनात्मक ले लेंगे। और इस मुख्य अक्ष से नीचे की जो ऊंचाई है या जो दूरी होती है उसको हम लेंगे ऋणात्मक के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा, ध्रुव से बाईं ओर तो ऋणात्मक लेंगे, दाईं ओर की दूरी को लेंगे धनात्मक, और मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियों को लेंगे धनात्मक और नीचे की दूरियों को लेंगे ऋणात्मक। जैसे मान लीजिए ये एक ध्रुव हो गया, तो इधर इसके इधर लेंगे हम पॉजिटिव में, इधर ले लेंगे उस दूरियों को नेगेटिव में, इसके ऊपर ले लेंगे पॉजिटिव में, और इसके नीचे की तरफ ले लेंगे नेगेटिव में। यानी मुख्य अक्ष के ऊपर नीचे तो लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, और ध्रुव के दाएं तरफ को लेंगे अपन पॉजिटिव में धनात्मक में, और इस बाएं तरफ ले लेंगे पर ऋणात्मक में। तो अभी ये दोनों दर्पणों में थोड़ी अलग अलग हो जाएगी। जैसे आप ये, जैसे एक दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है जी, हमने उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर दी तो कौन सा दर्पण बन गया, ये बन गया अवतल दर्पण। तो इधर से हम, जैसे ये है तो ये हमारा वक्रता के अंदर हो गया, इधर से हम प्रकाश की किरणें आएगी तो वो जैसे यहाँ पर इस मुख्य फोकस पर अपना प्रतिबिंब बनाएगी। तो जैसे कोई वस्तु लेंगे तो इधर की ये जो ध्रुव की सारी जो दूरियां हैं, ये इधर, ये बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी है वो ऋणात्मक में आएगी। तो इस तरह से अवतल की कुछ दूरी ऋणात्मक में आएगी। लेकिन अगर अपन एक उत्तल दर्पण लेते हैं तो उसकी प्रकाश की किरणें इस तरह से फैल जाती है, और हम जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। तब हम क्या लेंगे, प्रतिबिंब की जो दूरी है वो धनात्मक ले लेंगे, क्योंकि ये इधर दाएं तरफ बनता है ध्रुव से, और ये ध्रुव से बाएं तरफ बनता है, तो इसको अपन ऋणात्मक में ले लेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं चिन्ह परिपाटी के अंदर। अब ले लेते हैं अपन कुछ विशिष्ट किरणों का गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन। कुछ विशिष्ट किरणें होती है और उनका विशिष्ट ही परावर्तन होता है। तो वो कौन कौन सी होती है, देखो। पहले देखो, जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है। कैसे, जैसे पहली स्थिति में बनाते हैं अपन, जैसे ये कोई दर्पण है, जैसे ये हमने एक दर्पण बना लिया, तो अगर कोई प्रकाश की किरण है, ये हमने मुख्य अक्ष खींच दिया, ये इसका ध्रुव हो गया। तो अगर कोई ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के ये इसका हो गया एफ यानी फोकस हो गया। तो ये पहली बात ये कह रही है कि जब कोई प्रकाश की किरण अगर इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ऐसे समांतर आ रही है, जैसे ये आ गई, एक नीचे से आ गई, ये इसके समानांतर आ रही है, तो ये यहाँ से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, ऐसे ऐसे गुजरती है। ये एक नियम है, इसको याद कर लेना कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, जैसे समानांतर आ रही है, तो ये परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है या वहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। जैसे ये तो हमने अवतल दर्पण बना लिया, अगर हम यहाँ पर उत्तल दर्पण बनाएंगे तो ये इस तरह से फिर प्रकाश की किरणें फैल जाएगी, और ये पीछे की तरफ बढ़ाए तो ये यहाँ से आती हुई अपन को प्रतीत होगी। तो ये कहने का मतलब है या तो मुख्य जो फोकस होती है उससे गुजरती है या उससे मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखो, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हुई आपतित होती है तो परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग में पुनः
लौट आती है। तो मतलब क्या है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है, उसके वक्रता केंद्र से, तब होता क्या है कि वो बिल्कुल उसी दिशा में मुड़कर आ जाती है, उसी दिशा में मुड़कर आ जाती है। जैसे मान लीजिए ये एक हमने दर्पण बनाया, इसका वक्रता केंद्र ये हुआ, तो इस कोई प्रकाश किरण अगर इस वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में मुड़ जाती है, जैसे इधर से आई और वापस मुड़कर परावर्तन के पास इसी से गुजर जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण गुजरती हुई आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस उसी दिशा में लौट जाती है, जैसे यहाँ से आई और परावर्तन के बाद इसी दिशा में लौट गई। तीसरी कंडीशन देखते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होती हुई आपतित होती है तो परावर्तन के बाद प्रकाश किरण मुख्य के अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे ये एक दर्पण ले लिया हमने, तो अगर ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस। तो ये कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण अगर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जैसे मुख्य अक्ष फोकस से आ रही है, मुख्य फोकस से, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है इस तरह से। जैसे ये एक आ रही है, एक इधर मुख्य फोकस से आ रही है, तो ये भी इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो प्रकाश की किरण अगर मुख्य फोकस से गुजरती है या मुख्य फोकस से आ रही है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये कुछ विशिष्ट 3 विशिष्ट किरणों का विशिष्ट परावर्तन है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है कि विशिष्ट परावर्तन क्या होता है। नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे जो आपके प्रतिबिंब होते हैं कि प्रतिबिंब कितने तरह के बनते हैं, तो वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे एक बार, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं, जो प्रतिबिंब होते हैं वो उनको देख लेते हैं एक बार अपन। तो ये जैसे हमारे कुछ प्रतिबिंब है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में बनते हैं। देखो आभासी का में आभास होता है, ये कल्पना होती है, ये कल्पित होते हैं। ये कैसे होते हैं? कल्पित। तो जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जैसे हमने एक अवतल दर्पण लिया, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अब प्रकाश की किरण, ये इसका मुख्य अक्ष खींच देते हैं कि प्रकाश की किरण आई और इस तरह से यहाँ पर आकर मिल गई, प्रकाश की किरण आई और यहाँ पर मुड़कर इसे मुख्य फोकस पर मिल गई। तो ये वास्तव में प्रकाश की किरणें हैं, वो परावर्तन के पश्चात मिलती है, तब यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो परावर्तन के पश्चात अगर कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे उल्टे बनेंगे, इस तरह से उल्टे बनते हैं और इनको पर्दे पर उतारा जा सकता है। ये भी इनकी विशेषता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम उतार सकते हैं, उसको छाप सकते हैं और ये हमेशा उल्टे बनते हैं और इसमें वास्तव में प्रकाश की किरणें मिलती है। अब इसका ठीक उल्टा हो जाएगा आभासी, जिसका अपना आभास होता है, ये कल्पित होते हैं, कल्पना करते हैं इसके बस हम। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती है तो उन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे एक अपन एक उदाहरण लेते हैं इसका, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का, तो इस प्रकाश की किरणें आई, ये फैल गई, ये प्रकाश की किरण आई, ये फैल गई, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। तो एक तरह से वास्तव में नहीं मिल रही है, बल्कि ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अपन को यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के साथ वास्तव में नहीं मिलती है, उन्हें दर्पण की ओर उनको पीछे की तरफ बढ़ाने पर वो मिलती हुई प्रतीत होती है। तो हम जैसे ये प्रकाश की किरणें फैल रही है उत्तल दर्पण से और इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये यहाँ पर आती हुई मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी, जैसे उत्तल दर्पण से बनता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं, ये इनकी विशेषता है कि आभासी जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सदैव सीधे बनेंगे और इनको पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, इनको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, ये सदैव सीधे बनते हैं।
तो परीक्षा में एक प्रश्न आ जाता है कई बार कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, इनकी विशेषता लिखो या वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब में अंतर समझाइए। तो आप इस तरह से 2-3 अंतर परीक्षा में लिख सकते हो। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो दर्पण होंगे वो किस तरह से प्रतिबिंब बनाते हैं और उनकी स्थितियाँ कैसे होती है और किस तरह से उनका चित्र बनाते हैं, वो अगले वीडियो में अपन देखेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं सब्सक्राइब करने के, बल्कि ये आपको एक मोटिवेशन देने का तरीका है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।